हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं मैकओएस वेंचुरा के बारे में। मैंने इसको ऑलरेडी अपने मैकबुक एयर पे इंस्टॉल कर लिया है और मैं पिछले 5-6 घंटे से इसको यूज़ कर रहा हूं। तो मॉन्टरे के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ बदलाव है और बहुत कुछ अपग्रेड्स हैं, काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ जो पुरानी ऐप्स हैं लाइक एडोबी के ऐप्स हैं या एफसीपी वगैरह, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और क्या आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे थ्रू आउट इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमें इस मैक में, तो यहाँ पे जब आप अबाउट मैक में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंचुरा मैकओएस 13 ऑलरेडी यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये मेरा मैकबुक एयर है 8GB वाला M1 का। तो यहाँ पे एक चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वॉलपेपर एक तो नए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये नया वेंचुरा का डायनामिक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी लाइट और डार्क मोड के हिसाब से यहाँ पे अडॉप्ट करता रहता है। इसी के साथ साथ जो पुराने वॉलपेपर हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही डाउनलोड होके नहीं आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो सेटिंग्स ऐप है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। पहले ये सिस्टम प्रेफरेंस के नाम से जाना जाता था, अभी डायरेक्टली यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स के नाम से आ गया है। तो अगर आप कभी भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम प्रेफरेंस की जगह आपको सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। और ये काफ़ी हद तक iOS और जो iPadOS है उसी से इंस्पायर्ड है। और मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी रखने के लिए एप्पल ने इसको किया है, ताकि ये डायरेक्टली आप जैसे देख पा रहे हैं आईपैड में लेफ़्ट साइड में हमें सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके बाकी के जो ऑप्शंस हैं सेटिंग्स के, वो एक्सपैंड हो जाते हैं राइट साइड में। तो ये इस तरीके का कुछ हमें इंटरफेस देखने को मिलता है सेटिंग्स के अंदर। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कैमरा कंटिन्यूटी की, जो कि मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लगा मैकओएस वेंचुरा का। इसके अंदर आप बेसिकली अपने आईफोन को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं फॉर योर मैक। तो इसके क्या क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं, क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलते हैं, चलिए मैं आपको उसका एक डेमो देके दिखाता हूँ। यहाँ डेमो पर्पस के लिए मैं क्विक टाइम प्लेयर का यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहें तो टीम्स, जूम मीटिंग या फेस टाइम वगैरह का भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। सभी के साथ काम करता है, मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले मैं एक न्यू मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो गई। दैट मीन्स कि ये मैकबुक एयर का ही वेबकैम यूज़ कर रहा है। बट अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली अपने कैमरे में स्विच कर सकता हूँ और ये वायरलेसली हो रहा है सारा। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे डिवाइस की लिस्ट आती है बॉटम में। यहाँ पे जो भी आपके एप्पल आईडी से डिवाइसेस लिंक होंगे उन सभी के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, और अब ये वेबकैम से हट के डायरेक्टली हमारे फ़ोन पे स्विच हो गया, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। अब ये क्वालिटी, एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि मेन कैमरा अच्छा सेंसर यूज़ होता है वेबकैम के कंपेरिजन में। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ अच्छे वीडियो इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जब आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्टूडियो लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपके चेहरे पे थोड़ी सी ग्लो डाल देगी और बैकग्राउंड को थोड़ा सा डल बना देती है। इसी के साथ साथ आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। और ये रियल टाइम में होता है, एज डिटेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इससे। इसी के साथ साथ आपको एक सेंटर स्टेज देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी हद तक आईपैड की तरह है, बट यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेन कैमरे से अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे कि ये अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं यहाँ इधर उधर मूव होऊंगा तो ये मेरे को कोशिश करेगा हमेशा फ्रेम में सेंटर रखने की, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। अब मैं इधर मूव होऊंगा तो ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लेके आ जाएगा, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक डेस्क व्यू देखने को मिल जाता है। डेस्क व्यू बेसिकली क्या करता है, लेट से अगर आपको एक टीचर है या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो डेस्क पे रख के कुछ चीज़ आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप थर्ड पार्टी को डायरेक्टली फ़ोन की हेल्प से कर सकते हैं। तो डेस्क व्यू के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप डेस्क व्यू ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक रीसाइजिंग वगैरह के लिए पूछता है कि आप कितने एरिया में अपनी डेस्क को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं। अभी डेमो पर्पस के लिए मैं इसको फ़िलहाल इतना सेट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं स्टार्ट डेस्क पे क्लिक करूँगा, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे हैंड्स को, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करके बताऊँगा तो डायरेक्टली सामने वाली पार्टी को दिखती रहेगी। इसी के साथ साथ मेन कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, और यहाँ पे हमारा जो अल्ट्रा वाइड है वो भी साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, और ये सभी डिवाइसेस के साथ में काम करता है जिनके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इवन जो आईफोन ऐसी है इसके साथ भी हमारा जो ये कंटिन्यूटी वाला जो ऑप्शन है ये काम करता है। बट
क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे एक पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर आप डेस्क व्यू वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास आईफोन 11 या उससे ऊपर वाले डिवाइसेस हो जिसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज मैनेजर के बारे में। वो आपको डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब सेंटर मैनेजर क्या करता है बेसिकली, पहले हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करते थे, लेट्स से मैंने कैलेंडर ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको मिनिमाइज़ किया तो ये हमारा यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाता था। अभी ये क्या होगा, आपके लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही अच्छा स्टेज टाइप की बना देता है। मैं आपको इसका ऑप्शन देके दिखाता हूँ। मैं 2-3 एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सफारी ओपन कर लिया यहाँ पे इसके, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया और हम यहाँ पे म्यूज़िक ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें ओपन हो रखी हैं। यहाँ पे म्यूज़िक है, यहाँ पे सफारी है, बैक साइड में हमारे पास कैलेंडर है और इसी के साथ साथ हमारे पास कैलकुलेटर भी है। तो अब मैं यहाँ से जाके स्टेज मैनेजर को ऑन करता हूँ। अब जैसे ही मैं स्टेज मैनेजर को ऑन करूँगा, ये मेरे को बता रहा है, एक डेमो दे रहा है कि आप इंस्टेंटली लेफ़्ट साइड में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी और वहाँ से आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। तो मैंने टर्न ऑन स्टेज मैनेजर कर दिया। अब आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये नीट एंड क्लीन बना देता है चीज़ों को। अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ कैलकुलेटर दिखाई देगा, बाकी की जो भी ओपन ऐप है वो हमारे लेफ़्ट साइड में आ जाती हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इंस्टेंटली स्विच कर सकता हूँ। अब मैं म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा तो मेरा कैलकुलेटर वहाँ पे चला जाएगा और सिर्फ म्यूज़िक आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं सारी चीज़ें मिनिमाइज़ करना चाहूँ तो मेरे को डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे क्लिक करते ही मेरा डेस्कटॉप भी विजिबल हो जाएगा और जो भी ओपन ऐप है वो सारी लेफ़्ट साइड में आ जाएंगी। काफ़ी अच्छा फीचर है ये। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज़ टू होने में क्योंकि एकदम नया है, तो हो सकता है आपको 2-3 घंटे लगे, 4 घंटे इसको यूटिलाइज़ करने में, इसको प्रॉपरली समझने में। बट एक बार अगर आप इसको समझ गए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसी के साथ साथ ये तो सिंगल ऐप की बात हो गई। यहाँ पे आप 2 ऐप्स को पेयर करके भी रख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास सफारी ओपन है और मैं चाहता हूँ इसके साथ मैं प्रीव्यू वाले उसको ऑन कर दूं, तो यहाँ पे मेरा ये प्रीव्यूअर ऑन हो गया। इसी के साथ साथ अगर मैं शिफ्ट क्लिक करूँगा किसी पे भी तो यहाँ पे मेरी एक ही विंडो में 2 एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे मेरा प्रीव्यू ऐप ऑन हो रखा है और यहाँ पे हमारे पास सफारी ऑन हो रखा है। अब मैं अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो इन दोनों पेयर का मेरा एक ग्रुप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बन गया है। अब जैसे मैंने म्यूज़िक पे शिफ्ट किया तो खाली म्यूज़िक आ रहा है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी दोनों ऐप उसी रीसाइज विंडो में मेरे सामने आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से स्टेज मैनेजर वगैरह जो है वो काम करता है। मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि मैं 4-5 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को 2-3 घंटे लगे यूज़ टू होने में। बट एक बार अगर आप यूज़ टू हो गए तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ है, काफ़ी हेल्प करेगी आपको मल्टीटास्किंग करने में। बट अगर आप चाहते हैं इसको भाई मेरे को नहीं यूज़ करना, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है, आप यहाँ से जाके डायरेक्टली इसको ऑफ भी कर सकते हैं और जो भी आपके ओपन ऐप होंगे वो डायरेक्टली इस तरीके से आपको दिखने लगेंगे। तो गाइज़ अगर आप अपने लॉन्च पैड में जाएंगे तो यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे कि यहाँ पे हमें 2 नई एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि है वेदर एंड क्लॉक। अब इसका वेदर ऐप जो है वो काफ़ी हद तक iOS और iPadOS की याद दिलाता है हमको, जिसमें आपकी लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि अभी पुअर दिखा रहा है क्योंकि दिवाली है और वैसे भी इस मौसम में हो जाता है। बट इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, विंड है, विजिबिलिटी है, सनसेट है, और जो भी नेक्स्ट 10 डे का फोरकास्ट होता है वो उसी तरीके से आप यहाँ पे इसको देख पाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक iPadOS की तरह ही काम करता है। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा लॉन्च पैड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लॉक एप्लीकेशन भी देखने को अब मिल जाती है, जो कि अगेन iPad की तरह ही काफ़ी हद तक काम करती है। यहाँ पर आप अपने अलार्म सेट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हैं, लैप्स वगैरह कर सकते हैं। सेम स्टफ है जो आईफोन और iPadOS में हमें देखने को मिलता है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं नोट्स एप्लीकेशन के बारे में। नोट्स के अंदर हमें एक नया फीचर देखने को मिलता है लॉकिंग के लिए। तो अगर आप चाहें तो अपने किसी इंडिविजुअल नोट्स को लॉक भी करके रख सकते हैं और उसके बाद आप अगर अपना पासवर्ड डालते हैं या फिंगरप्रिंट लगाते हैं तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं मैंने इसको डायरेक्टली लॉक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक नया नोट टाइप करता हूँ और अगर मैं इसको चाहूँ लॉक करना तो मेरे को सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है, लॉक नोट कर सकता हूँ। और उसके बाद ये पूछेगा कि आपको पासवर्ड डालना है या डायरेक्टली आप लॉगिन पासवर्ड का यूज़ करना चाहते हो। तो मैंने लॉगिन पासवर्ड यूज़ किया और इसको डायरेक्टली फिंगरप्रिंट टच किया तो ये लॉक हो गया। अब मैं नोट ऐप्स को जब मैं क्विट करूँगा और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको ओपन करूँगा तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं इस नोट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मेरे को अपने फिंगरप्रिंट को लगाना पड़ेगा और आफ्टर दैट हमें उस नोट को एक्सेस करने का मौका मिल पाएगा।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप कुछ प्राइवेट नोट्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं जो आप चाहते हैं कि किसी और के साथ शेयर ना हो, तो आप डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर नोट में जाके उसमें जो है लॉक लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ नोट्स ऐप तो नहीं, बट इन जनरल यहाँ पे हमें डिक्टेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, इम्प्रूव डिक्टेशन, जो कि iOS 16 के साथ आईफोन में लॉन्च हुआ था, जो मैंने अपनी वीडियो में डेमो भी दिया, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं उसको भी। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली F5 प्रेस करके डिक्टेशंस को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसका आपको डेमो देता हूँ। मैंने F5 यहाँ पे क्लिक किया है और डायरेक्टली ये जो मैं यहाँ पे बोलता जाऊँगा वो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करता जाएगा। अभी क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये उतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा होगा, बट एज सून एज आई स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश दिस विल अडॉप्ट माई लैंग्वेज वे बेटर देन एनीथिंग एल्स। और यहाँ से मैं जाके इसको डायरेक्टली डन भी कर सकता हूँ। अब काफ़ी वो है, बट काफ़ी वर्ड्स को ये बहुत अच्छे से ले लेता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो ये डायरेक्टली आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी टाइपिंग करके दे देगा। अब हम बात कर लेते हैं एक एक्सेसिबिलिटी फीचर के बारे में, जो कि पहले आईफोन और आईपैड में तो था ही, बट इन्होंने यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर साउंड्स में आपको एक ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो साउंड है उसको डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूली आपके बैकग्राउंड में रेन का या ओशियन के साउंड्स जो है वो प्ले करता रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग इसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं मेडिटेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आ गया है, तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी या उस पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से रेन साउंड वगैरह को बैकग्राउंड में प्ले करके छोड़ सकते हो। और आपको दूसरी अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि आप इसके वॉल्यूम्स को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड में कितनी नॉइज़ चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, तो वो फेड इन हो जाएगी जो भी आपका ऑडियो वगैरह प्ले हो रहा होगा उसके साथ साथ। अब हम बात कर लेते हैं सफारी ब्राउज़र के बारे में। अब सफारी के अंदर बेसिकली थोड़े मोटे चेंज हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। सबसे पहला चेंज तो ये है कि अगर आप यहाँ पे टैब मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आपके जो भी ग्रुप बने होंगे वेबसाइट्स के, वो आप डायरेक्टली कोलैब कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एप्पल ओपन किया, ठीक है, और एप्पल की वेबसाइट के साथ साथ मैं यहाँ पे विकीपीडिया भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2 टैब का ग्रुप हो गया है। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इनका एक ग्रुप बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एप्पल एंड विकी लिख दिया, और मैं चाहूँ तो इस ग्रुप को डायरेक्टली किसी के साथ शेयर करके, शेयर टैब ग्रुप किसी के साथ भी यहाँ से शेयर करके उससे के साथ कोलैब कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग लेट्स से अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें मल्टीपल वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करना है, तो कुछ वेबसाइट का इनपुट मैं इसमें डाल सकता हूँ, कुछ वेबसाइट का इनपुट थर्ड पर्सन डाल सकता है, सेकंड पर्सन डाल सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी हैंडी हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास मल्टीपल टैब ग्रुप हैं तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली उसको ओपन तो कर ही सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो इनके बैकग्राउंड वगैरह को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो ये इंडिविजुअल टैब और उसके साथ अलग अलग बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको फर्दर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब हम बात कर लेते हैं मेल ऐप के बारे में। अब मेल ऐप के बारे में इन्होंने शेड्यूलिंग का ऑप्शन आपको दे दिया है। आप डायरेक्टली एक शेड्यूल कर सकते हैं कि लेट्स से आपने मेल टाइप कर दी, बट आप चाहते हैं कि अभी से आधे घंटे बाद सेंड हो, तो उसका एक ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है। प्लस इसी के साथ साथ आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं मेल के अंदर, और कोई भी ऐप जो आपका मैसेज गलती से सेंड हो जाता है उसको आप 10 to 15 सेकेंड आपको टाइम मिलता है उसको अंडू करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। इसका मैं आपको डेमो देके दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने कंटिन्यू किया और मैं कमांड एन करके एक न्यू मेल टाइप करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन देखने को मिलता है। सेंड नाउ का ऑप्शन है, सेंड 9 PM टुनाइट, टुमारो, या सेंड लेटर। जब सेंड लेटर पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी क्लॉक आ जाती है और आप यहाँ से कोई भी टाइम शेड्यूल कर सकते हो उसी हिसाब से, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो जो मेल है वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई अभी जब हम इस पर राइट स्वाइप करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप किसी भी मेल के ऊपर राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंड मी का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मेल है जो आपको फॉलो अप करना चाहते हो लेट्स से, लेकिन वो 1 घंटे बाद करना चाहते हो, तो डायरेक्टली यहाँ से रिमाइंड मी 1 आवर या टुनाइट या कस्टम आप टाइम भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है उस ईमेल के बारे में आपको रिमाइंडर चला जाएगा। फोटोज़ ऐप के अंदर भी हमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। आप डायरेक्टली शेयर लाइब्रेरी बना सकते हैं और जो भी एडिट्स हैं उनको कॉपी
कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। लेट्स से अगर आपने एक इमेज में कोई एडिट्स किए हैं और आप चाहते हैं कि वो बंच ऑफ फोटोज़ में एक साथ वही एडिट्स अप्लाई हो जाए तो ये डायरेक्टली हो सकता है। और जो भी डुप्लीकेट्स हैं वो अपने AI एल्गोरिदम के साथ इसको फाइंड आउट करके मर्ज कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने iOS 16 वाले वीडियो में कवर की हुई हैं, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ इसमें। अगर आप फॉलोअप करना चाहें तो उस वीडियो को फॉलोअप कर सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे काम करता है। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ जनरल ऐप और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप रन करके देखा, मेरा अच्छे से काम कर रहा है। InDesign, इलस्ट्रेटर वगैरह जो भी एडोबी के ऐप्स होते हैं वो फ्लॉलेसली काम कर रहे हैं, कोई भी इशू नहीं आया। इसी के साथ साथ FCP वगैरह भी अच्छे से काम कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन वगैरह पर रिलाई करते हैं तो वो चीज़ आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि कितने अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। बाकी एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, जो बेसिक स्टफ़ होती हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं और काफ़ी स्टेबल वर्जन मेरे को अभी तक ये लगा है और कोई भी ऐसा मेरे को बग देखने को नहीं मिले। और बैटरी लाइफ भी अच्छी खासी चल रही है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, 100% चार्ज पे मैंने इसको यूज़ किया था, तो बैटरी यूजेज भी मेरे को ठीक ठाक यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो गाइस कैसे लगे आपको macOS वेंचुरा के नए फीचर्स, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी स्टेबल है। इसी के साथ साथ अगर आप एक फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं लाइक FCP वगैरह तो आप डेफिनेटली अपने मैक को अपडेट कर सकते हैं। बट अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन पर लाए तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि कंपैटिबल है नए OS के साथ या नहीं, उसी के बाद अपग्रेड करना। और मेरा सजेशन लोगों को ये रहेगा कि थोड़ा होल्ड करो और कुछ टाइम बाद अपग्रेड करना तो ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी। बाकी मैं इस तरीके का कंटेंट अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।